नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से केतुदेव से जुड़े हुए आज के इस वीडियो की। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस प्रकार सहसा हमारा जो एक जीवन है सामान्य गति से, एक नॉर्मल गति से चल रहा होता है, सामान्य परिवेश में चल रहा होता है, लेकिन अचानक उसमें हर परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन आता चला जाता है। चेंजेस कहें या परिवर्तन आने के जो लक्षण होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। आपको इस लिहाज से केतुदेव के द्वारा पक्का किया जाता है, तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में ना तो आप पूर्णतः स्थिर रह पाएँ और ना इतने ज़्यादा टूट जाएं कि फिर से जुड़ ना सकें। यानी कि इन दोनों ही परिस्थितियों के मध्य में जो स्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है, उसी में आपकी अग्नि परीक्षा भी केतुदेव के द्वारा ली जाती है। और एक कठोर शिक्षक के रूप में यानी कि केतुदेव के द्वारा आपको चाहे रिश्तों के सापेक्ष की बात करें, आपकी विजडम, आपकी बुद्धि की बात करें, आपके जितने भी मॉनेटरी गेन्स हैं यानी कि आपके धन की बात करें, आप यदि अपनी एजुकेशन की बात करते हैं या उस पर आप दम्भ रखते हैं, तो आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान को भी कसौटी पर परखा जाता है। और केतुदेव के लिए एक यूं भी मानिए कि अटल सत्य कहें या एक ब्रह्म सत्य भी है कि आपके जिस भी हाउस में होंगे, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का जो एक चार्ट होता है वो अलग होता है, कुंडली अलग होती है। तो जिस भी आपके घर में, जिस भी आपके हाउस में केतुदेव होंगे, स्वाभाविक है कि जिस भी हाउस में होंगे वहाँ पर किसी न किसी नक्षत्र में भी होंगे। तो जिस नक्षत्र में होंगे उसका भी प्रभाव रहेगा। वहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा 1 से लेकर 12 के मध्य में। तो जो नंबर लिखा होगा उस राशि, क्योंकि नंबर यानी कि वो कोई ना कोई संबंधित आपकी राशि है, तो जिस राशि में होंगे वहाँ से जुड़े हुए तत्वों से आपको काटेंगे ज़रूर। यानी कि आपके लिए जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद है, या आपका जो आने वाला जीवन है उसमें आपके लिए जो बहुत ज़्यादा आवश्यक, परम आवश्यक है, वही छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ काट देंगे, बाकी सब कुछ समाप्त कर देंगे। और ये जो परिवर्तन होगा या ये जो आप एहसास करेंगे, शुरुआती जो इसका चरण होगा वो पेनफुल होता है, पेन देगा आपको, लेकिन लेटर ऑन जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है, जीवन आगे बढ़ता है, तो आप ये एहसास करेंगे कि उस समय यदि मैंने उस पेन को सहन नहीं किया होता या वो मेरे जीवन में नहीं आई होती, तो आज जो मैं ये अनुभव ग्रहण कर रहा हूँ या मेरे मन मस्तिष्क में जो परिवर्तन हुआ है, हर सिचुएशन को एक भिन्न तरीके से देखने का जो जो एक ठहराव मेरे जीवन में आया है, वो शायद कभी आ ही ना पाता। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज का केतु महादशा से जुड़ा हुआ जो अनुभव है वो हमें भेजा है सीता मेहरा जी ने। सीता मेहरा जी इंदौर से हैं। सीता जी ने अपने अनुभव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, निर्भय होकर बताया है, हर एक बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखा है। उन्होंने देखिए अपना केतु महादशा से संबंधित यह अनुभव शेयर किया है और शुक्र की महादशा का अनुभव भी हमारे साथ शेयर किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मुख्यतः हम केतु महादशा की ही बात करेंगे, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि केतु महादशा में आप केतु महादशा का ही वीडियो हमारे साथ शेयर किया कीजिए। तो देखिए जो सीता मेहरा जी हैं ये लिखती हैं कि जन्म तो इनका सामान्य परिवार में हुआ, यानी कि 3 बहनों और 1 भाई में सबसे अलग परमात्मा ने शायद मुझे ही बनाया, ऐसा ये लिखती हैं। ये लिखती हैं कि डर कहें या भय मेरे अंदर था ही नहीं। मेरे अंदर ऐसी भावना थी कि कुछ अलग करके दिखाना है। माता पिता स्वयं से कहते थे कि तू हमारी बेटी नहीं है बल्कि बेटा है। चूँकि मेरा भाई छोटा था और जब भी घर के काम से स्पेशली पिताजी बाहर जाते तो घर के सारे काम मैं ही किया करती थी। मेरे मन में शुरुआती जीवन यानी कि बचपन से ही ये था कि कुछ अलग करना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। यदि शादी विवाह की बात करें तो या तो करनी ही नहीं है या अपनी शर्तों, अपनी कंडीशन पर करनी है, और अपनी चॉइस की करनी है, वो भी लव मैरिज। स्कूल कंप्लीट हुआ, उसके बाद शुरू हुआ कॉलेज। कॉलेज में तकरीबन हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना,
इलेक्शन में भी एक एक्टिव तरीके से, सक्रिय तरीके से भाग लेना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। कॉलेज में लड़कियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया करती थी। या तो उनके पिताजी, उनके फादर या भाई उनको कॉलेज छोड़ने आते थे, पर मैं कुछ अलग थी। मैं जाती थी अपने पापा के बजाज स्कूटर पर, यानी कि स्वयं से चलाकर। हर कोई मुझे बड़ी हैरानी से देखता था। शायद वो समय ही वैसा था। उनका देखना मुझे अखरता या चुभता नहीं था, बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता था। सामान्यतः लड़के मुझसे बात करने में हिचकिचाते थे। मेरे दबंग स्वभाव को देखकर हर कोई 2 कदम मुझसे पीछे ही रहता था। परंतु फिर भी एक लड़के ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ल दिया, प्रस्ताव रखा। मैंने मना कर दिया। मेरे मना करने पर भी वो मेरे पीछे पड़ा रहा। मैंने तकरीबन 50 लोगों के सामने उसे थप्पड़ भी रसीद किए थे और अपने से जाकर पुलिस कंप्लेंट भी करवा दी थी। ये कैसे हुआ नहीं जानती, लेकिन उस दौरान ये सब कुछ हो रहा था अपने आप से। फिर अचानक जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ, जीवन बदल सा गया। पहले बड़ी बहन की शादी अस्थिर हुई। जिनसे शादी हुई थी वो विदेश चले गए। कोई भी उनसे कांटेक्ट ना रहा। आगे सीता जी लिखती हैं कि ससुराल वालों का व्यवहार बहन के साथ अच्छा ना था। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह शरीर का चाहे कोई छोटा सा भी अंग हो, अगर उसमें दर्द हो तो वेदना से पूरे शरीर को गुजरना पड़ता है। समान रूप से उसी तरह से पूरे परिवार को उसकी व्यथा, उसके दर्द से एक होकर गुजरना पड़ रहा था। बहन घर आ गई। शुरू में गली मोहल्ले वालों ने बात को कुरेदना चाहा। माँ ने कुछ ना कहा, लेकिन मुझसे रहा ना गया। लेकिन अपने निर्भय स्वभाव के कारण मुझसे रहा ना गया। मैंने कह दिया कि अपने काम से काम रखो। अगर किसी का दुख दूर नहीं कर सकते तो उसके दुख को कुरेदिए भी मत। लेकिन ये बोलना या अपनी बहन के लिए आगे आना या उसके लिए खड़े होना मुझे ही बुरा बना गया। इस बात के बाद घर वालों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। सीता जी आगे लिखती हैं कि ये जो परिवर्तन, ये जो चेंजेस आ रहे थे, वो लगातार मेरे जीवन में आ रहे थे और मैं अभी भी जस की तस बनी हुई थी। शायद जब तक किसी को ये पता ना हो कि उसे कोई गंभीर बीमारी हुई है, तो इंसान की ये आदत होती है कि छोटा मोटा बुखार समझकर उससे लड़ता रहता है। लेकिन जिस क्षण उसे ये पता चलता है कि आपकी बीमारी बहुत गंभीर है, बहुत जटिल है, उसी क्षण से आधे से ज़्यादा उसकी ताकत वहीं घट जाती है। यहाँ तक जो भी हुआ, मुझे नहीं पता कि मेरी केतु महादशा चल रही थी। ना कभी ग्रहों को जाना, ना कभी ज़रूरत पड़ी और ना ही कभी मैं स्वयं से इस उधेड़पुन में पड़ी। लेकिन वही बात है कि मरता क्या ना करता। घर में उदासी का माहौल था। बात कोई नहीं करता था एक दूसरे से। सामान्यतः रात को उसी टेंशन, उदासी और भयंकर माहौल में खाने पर इकट्ठे होते थे। फिर सब अपने अपने काम पर या अपने अपने रूम में चले जाते थे। तकरीबन 4 से 5 दिन ऐसे ही रहा। 4 से 5 दिन के बाद सामान्य 4 से 5 दिन के बाद घर का माहौल सामान्य हो ही रहा था। घर में हंसी ठिठोली का माहौल था। पापा अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। खूब मजाक हो रहा था। पापा बाहर गए, मैट से पैर फिसला और गिर गए। सर से और कान से ब्लीडिंग हुई। हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बताया कि हेड इंजरी हुई है, जिसके कारण याददाश्त यानी कि मेमोरी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। अब मेरे पापा वैसे ना रहे। जैसे केतु की महादशा का समय आगे बढ़ रहा था, हर साल घर का सिनेरियो, घर का वातावरण बिगड़ता चला गया। माँ को बीपी का इशू और पिताजी को चोट के बाद हर बात हर साल भूलने की समस्या बढ़ती चली गई। अब ये लगने लगा था
कि कहीं ऐसा ना हो कि उम्र के किसी पड़ाव पर वो मुझे या घर के बाकी लोगों को पहचाने ही ना। घर के काम के लिए रखी सेविंग्स अब पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए, उनकी मेडिसिन पर खर्च होने लगा। हर 3 माह बाद उन्हें रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अब आया शादी का समय। अब तो ये स्पष्ट हो चुका था कि उम्र बढ़ रही है, जो करना है स्वयं से ही करना होगा, क्योंकि माँ पापा अब वैसे नहीं रहे। माँ भी तो पापा पर ही निर्भर थी, और आजकल के रिश्तेदार कितना साथ देते हैं सबको पता है। आगे सीता जी लिखती हैं कि जो भी रिश्ता इस दौरान मेरे लिए आता था वहाँ पर बात नहीं बनती थी, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, वो ना तो हाँ करते और ना ही ना करते। इसी दौरान मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई थी। वो शायद कॉलेज के दिनों में मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित रही होगी। उसने अपनी ही जाति में, यानी कि सेम बिरादरी में, अपने कज़न ब्रदर का रिश्ता मेरे लिए भेजा। वो बैंक में थे, अच्छे पद पर थे। यहाँ मेरा भी मन था, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती। कुछ समय के बाद शादी हुई तो स्थितियाँ फिर सामान्य हुई, लेकिन ससुराल में लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि घूंघट में रहना, अपनी चॉइस का ना कुछ पहनना और ना ही कुछ बना पाना, बाहर जाने के लिए पति का इंतज़ार करना। जीवन जैसे सिमट गया था। मैंने भी उसे अपने जीवन की कहानी समझकर अपना लिया। पति घर पर होते तो सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर ट्रैवल कर रहे होते या काम से जाते, ऑफिस जाते, तो सबका चेहरा, सबके रिएक्शन और सबका व्यवहार मेरे प्रति चेंज हो जाता था। जो लड़की किसी से डरी नहीं, अब वो डर डर के रहने लगी। चाह करके भी कुछ विरोध जताने या अपने मन की करने की हिम्मत ना कर पा रही थी। स्कूटर देख के मन होता था कि चलाऊं, लेकिन पारिवारिक बंदिशों के कारण आगे ना आ पाती। इसी दौरान मुझे डिस्क की भी समस्या हुई। चेक करवाया तो पता चला कि हड्डियां कमज़ोर हैं। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड 10 ग्राम है, लेकिन सजेस्ट किया कि कुछ ज़्यादा होना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी इस दौरान दिक्कत आ रही थी। पति ने 2 से 3 बार जहां उनकी पोस्टिंग थी वहां साथ चलने को कहा, लेकिन सासू माँ ने मना कर दिया। कहा कि घर का काम कैसे मैनेज होगा। हाँ, एक और बात कि इस दौरान स्टडी करने को बहुत मिला। स्टडी को कंप्लीट करने के लिए मास्टर्स की मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करी है। शायद मेरे इन लॉज नहीं चाहते थे कि मैं ये सब करूं। बहुत ही अलग माहौल था, और उन्हें ना तो आज मैं पूर्णतः बुरा बोल सकती हूँ और ना ये खुल के कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे थे। इसी दौरान मायके में भी मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शायद भगवान भी ये चाहते थे कि मैं इस अनुभव का भी एहसास करूं। तो दोस्तों, ये है सीता मेहरा जी का केतु महादशा से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। इसके अलावा इन्होंने अपनी शुक्र महादशा से संबंधित वीडियो को भी शेयर किया हुआ है, जो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और देखिए, केतु की महादशा जब भी आती है तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आपके अंदर निरंतर आते चले जाते हैं। मानसिक तौर पर भी आपको क्षीण किया जाता है। उस दौरान जो क्षीणता आई होती है उसकी जो पूर्ति है, वो आने वाले समय में जो सिचुएशंस आपके सामने आती हैं उनमें जो एक मैच्योर लेवल आपका बढ़ जाता है। किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, सिचुएशन हो, या कैसी भी परिस्थिति आपके समक्ष आ जाती है, उसके लिए आपको इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ बना दिया जाता है। पेन दे दे के, जिस तरीके से देखिए बार बार जो एक लोहार की चोट पड़ती है उसके पश्चात ही लोहा जो है अपना आकार लेता है, उसी तरीके से आपको हर परिप्रेक्ष्य में इतना इस प्रकार से ढाला जाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी आपके जीवन में आ जाए, आप सुदृढ़ बने रहें, आप उस समय को अच्छे से निकाल पाएँ।
तो दोस्तों ये था केतु महादशा से जुड़ा हुआ वीडियो को शेयर ज़रूर करें केतु महादशा से गुजरने वाले लोगों के साथ भी। और स्पेशली जीव सेवा ज़रूर करते चले जाएं, क्योंकि जीव सेवा करेंगे तो निरंतर आपके जीवन में भी उन्नति आती चली जाएगी। जितना भी नकारात्मक जो एक माहौल या नकारात्मक सिचुएशन से आपको भविष्य में यदि ऐसी आपके कर्म हैं प्रारब्धवश आपको यदि गुजरना भी होगा, तो उसमें भी निरंतर क्षीणता आएगी, कमी आएगी। तो अपने शुभ कर्मों को ज़रूर बढ़ाइए, जीवन में उन्नति भी ज़रूर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।